हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम राजस्थान बोर्ड क्लास 10th हिंदी जो 12 मार्च 2025 को पेपर होने वाला है, तो यहाँ पर उस हिंदी विषय के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो आपको इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर क्वेश्चंस है वो यहाँ पर आप सभी को बताने वाला हूँ। तो क्लास 10th हिंदी 12 मार्च 2025 पेपर के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है, परीक्षा के लिए जितने भी रामबाण प्रश्न होने वाले हैं, उन सभी रामबाण प्रश्नों को इस क्लास में हम हल करने वाले हैं। तो ये क्लास काफ़ी शानदार रहने वाली है। ये पेपर आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इस क्लास को लाइक करें, चैनल पर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। तो ये आप सभी के सामने पेपर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है। आपको परीक्षा के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा, जो कि 80 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। तो हिंदी का पेपर आप कैसे सॉल्व करेंगे, हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करते समय किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में यहाँ पर कैसे प्रश्न आएंगे, वैकल्पिक प्रश्न आएंगे, यानी आपको विकल्प दिए जाएंगे जो कि ग्रामर से, आपके पाठ्य पुस्तक से प्रश्न, ऑब्जेक्टिव जितने भी वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपके सामने प्रश्न है, ये आपके सामने पूरा का पूरा पेपर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर रहने वाला है। हम संपूर्ण पेपर को हल करवाने वाले हैं, इसी क्लास में संपूर्ण पेपर को हल करवाएंगे और ये पेपर आप सभी के लिए रामबाण साबित होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए इस क्लास को एक बार शेयर जरूर करें और जिन्होंने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो वो क्लास को जरूर लाइक करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पंडिताइन, पंडिताइन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं एक शब्द दिया गया है, इसी में पंडिताइन, ठीक है। पंडिताइन जो है यहाँ पर उस शब्द में जो प्रयुक्त प्रत्यय है, तो सबसे पहले बात करेंगे, एक तो होता है उपसर्ग, ठीक है, आपसे उपसर्ग पूछा जाएगा और या फिर आपसे क्या पूछा जाएगा, प्रत्यय पूछा जाएगा। यहाँ पर मैं ये क्लास में एक व्याख्या सहित आपको सभी प्रश्न हल करवाने वाला हूँ, ताकि इससे जो जुड़े भी प्रश्न आए तो आप आसानी से क्या कर सको, हल कर सको। देखिए, उपसर्ग जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है, ठीक है, जिसके आगे जुड़ता है तो वो तो होता है उपसर्ग, और प्रत्यय जो कि पीछे जुड़ता है, ठीक है, जो पीछे जुड़ता है उसे बोलेंगे प्रत्यय। तो यहाँ पर जो प्रत्यय है तो इन है या फिर आनी है या फिर यहाँ पर नी है या फिर यहाँ पर आइन है। तो सबसे पहले तो इसका क्या करेंगे आप, यदि प्रयुक्त प्रत्यय निकालना है तो आपको इसका क्या करना होगा, संधि विच्छेद करना होगा। तो संधि विच्छेद इसका होगा पंडित प्लस आइन, क्या होगा, पंडित प्लस आइन, इसलिए ये शब्द बनेगा पंडिताइन, ठीक है ना। पंडिताइन जो यहाँ पर इस प्रकार से शब्द बनेगा, यानी इसका जो प्रत्यय कौन सा होगा, आइन, जो कि विकल्प में है, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी के प्रश्न के उत्तर को कैसे आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखोगे, ये तरीका भी मैं आपको इसी वीडियो में, इसी क्लास में बताऊंगा, इसलिए आपको एंड तक बने रहना है। सेकेंड यहाँ पर क्वेश्चन से च्वच शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो स्व प्लस च या फिर स्व प्लस अच, ठीक है, सु प्लस अच ये होगा, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, सु प्लस अच हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर सही हो जाएगा। जो भ्रमर गीत है उसकी क्या भाषा है, जो भ्रमर गीत आपके यहाँ पर कविता थी, एक गीत था, ठीक है, तो उसकी भाषा अवधी है, संस्कृत है या उर्दू है या फिर ब्रिज है, तो उसकी भाषा ब्रज हो जाएगी, ठीक है। ये इसका सही आंसर है, डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर्थ क्वेश्चन से, अट नहीं रही कविता है, उसमें किसकी आबा का वर्णन है, किसकी आबा का वर्णन है। आबा का अर्थ होता है यानी उसमें कौन सी सीजन, ठीक है, कौन सी ऋतु का वर्णन है, तो उसमें वसंत ऋतु का वर्णन है, पूछा जा सकता है कौन सी ऋतु है, तो उसमें वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। और वसंत ऋतु कौन से महीने में आती है, तो आप सभी को पता होगा, अप्रैल, मार्च अप्रैल वाला जो महीना है उसमें वसंत ऋतु आती है। तो इसलिए आप इसको राजधानी भाषा में कौन सा महीना कहते हैं आप आसानी से समझ सकते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ऐसे ऐसे प्रश्न आपको हुबहू 12 मार्च 2025 हिंदी के पेपर में मिलने वाले हैं। ये पेपर आप सभी के लिए रामबाण साबित होगा, इसलिए मैं आप सभी को जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी करवा रहा हूँ। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, शिव धनुष को तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान जो है अपना शत्रु माना है, ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी ऑब्जेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है।
यही सच है कहानी संग्रह के लेखक कौन है? यशपाल है, यतीन्द्र मिश्र है, मन्नू भंडारी या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स हो जाएगा, यानी मन्नू भंडारी है। कौन है? मन्नू भंडारी इस कहानी संग्रह के क्या थे? लेखक थे। कौन सा कहानी संग्रह है? यही सच है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं मानव संस्कृति कैसी है? विभाज्य है, अविभाज्य है, विनाशकारी है या प्रलयकारी है? तो विभाज्य है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया है। किसको कहा गया है मेहनत कश बादशाहों का शहर? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक PYQ है। ठीक है, पिछले प्रश्न पत्र में आया हुआ प्रश्न है। तो गतोंग, ठीक है, गतोंग को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आप सभी के लिए। पिताजी तारकेश्वर को प्यार से कहकर क्या बुलाते थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तारकेश्वर को क्या बुलाते थे? तो यहाँ पर भोलानाथ बुलाते थे। क्या बुलाते थे? भोलानाथ, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इन यहाँ पर आपको आंसर शीट में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे इनको कैसे आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आपके सामने आंसर शीट है और मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ कैसे आप लिखेंगे। ठीक है, ये फॉर्मेट रहेगा आपकी क्लास का। ये आपका पूरा एक आंसर शीट का फॉर्मेट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इस प्रकार से आपका ये फॉर्मेट रहेगा और इस फॉर्मेट में आपको आंसर लिखने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको सबसे पहले लिखना ही होगी प्रश्न संख्या। जैसे प्रश्न संख्या 1 है तो यहाँ पर आप प्रश्न संख्या लिखेंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट का, पहले का पहला है उसका, फिर लिखेंगे का, उसके बाद लिखेंगे आपका उत्तर। ठीक है, उत्तर लिखेंगे, उसके बाद ऐसा तीर बना के फिर आप लिख सकते हैं कि अ ऑप्शन है। जैसे मान लो इसका अ ऑप्शन था तो अ हो जाएगा राइट, और फिर उसके बाद लिखेंगे गतोंग, इसका सही आंसर गतोंग। इस प्रकार से आप जो है आंसर शीट जो होगी आपकी उत्तर पुस्तिका होगी उसमें इस प्रकार से आपको उत्तर को लिखना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मेट, आप सभी को अच्छे से कंफर्म होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, मैं पूरा का पूरा आपको हिंदी का पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ 12 मार्च 2025 के लिए। ये पेपर आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, इसलिए बार बार कह रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। जिस क्रिया में 2 कर्म प्रयुक्त होते, कितने कर्म हो गए? 2 कर्म प्रयुक्त होंगे, उससे क्या कहेंगे? तो द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। कैसी क्रिया कहेंगे? द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं अविकारी जो शब्द होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? अव्यय कहा जाता है। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द तो पूछा जा सकता है अविकारी शब्द होते क्या है? तो अविकारी शब्द ऐसे शब्द जिन्हें लिंग, ठीक है ना, लिंग, वचन, काल इन आदि के द्वारा बदला नहीं जा सकता, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, काल कारक के द्वारा नहीं किया जा सकता है, ऐसे सब अविकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द को ही कहते हैं अव्यय। ठीक है, ये अव्यय होते हैं। क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। समास के दोनों पद समान रूप से प्रदान होते हैं, ऐसा कौन सा समास होगा? समास होगा द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास एक ऐसा समास है जिसमें दोनों पद समान रूप से प्रदान होंगे। यानी जैसे मैं उदाहरण दूं तो माता पिता, माता पिता एक द्वंद्व समास का ही क्या है? एक उदाहरण है। और माता पिता में दोनों ही जो पद हैं, दोनों ही जो पद दिए गए माता का और पिता का, वो दोनों ही क्या है? प्रधान पद है, दोनों ही प्रधान पद है। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न आपको होगो एग्जाम के पेपर में पूछे जाएंगे, रामबाण पेपर है ये। संज्ञा सर्वनाम क्रिया या अव्यय शब्दों के साथ जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं, तो क्या जोड़कर विशेषण बनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे राम, ठीक है, उदाहरण है राम जाता है, राम जाता है और संज्ञा है, राम इसमें क्या है? नाउन यानी संज्ञा है, और इसके स्थान पर हम प्रयुक्त करेंगे वह, तो वह जाता है, यानी ये क्या है? सर्वनाम है। और सर्वनाम प्रयुक्त हुआ तो ये सर्वनाम कहा जाएगा, तो वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। उपसर्ग वे शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़कर, यहाँ पर आ जाएगा
रिक्त स्थान में हो जाएगा आगे जुड़कर शब्द के अर्थ को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि उपसर्ग वे शब्दांश जो शब्द के क्या जुड़ते हैं, आगे जुड़ते हैं और क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। इसी प्रकार से पूछा जा सकता है प्रत्यय का, तो प्रत्यय वे होते हैं जो क्या कैसे जुड़ते हैं, पीछे जुड़ते हैं, और पीछे जुड़ने वाले को क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। प से आपको ध्यान रखना है पीछे, और आगे अ से ध्यान रखना है उपसर्ग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। नेक्स्ट होंगे अपठित गद्यांश पूछा जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को आपको निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है और उसमें आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले गद्यांश को हल करते समय सबसे पहले मैं आपको पिक पॉइंट पे आपको बात बताऊंगा। ध्यानपूर्वक क्या करें, एक बार गद्यांश को अवश्य पढ़ें। पद्यांश हो या गद्यांश हो, जो भी हो, उसको एक बार अच्छे से रीड जरूर करें, क्योंकि आपको क्या निकालना है, उसमें से शीर्षक को निकालना होगा, और शीर्षक निकालने के लिए आपको ध्यानपूर्वक गद्यांश को रीड जरूर करना होगा। तो देखिए, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, ठीक है। जो प्रस्तुत जो यहाँ पर गद्यांश है उसका, यदि किसी राष्ट्र का समुचित विकास हो, उसके नागरिकों का सही व्यक्तित्व निर्माण करना हो, तो उसकी शिक्षा का स्वदेशी होना अनिवार्य है। शिक्षा वस्तु तो कोई पाठ्यक्रम या डिग्री प्राप्त करना नहीं है, बल्कि जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कुछ न कुछ सिखाती रहती है। शिक्षा से व्यक्ति और राष्ट्र के चरित्र का निर्माण होता है। यदि किसी देश की शिक्षा अच्छी होगी तो उसके नागरिकों को चरित्र भी अच्छा होगा। गांधी जी भी शिक्षा के चरित्र निर्माण के लिए अनिवार्य मानते थे। यानी ये इसका जो उचित शीर्षक क्या होगा, शिक्षा होगा। क्या होगा, शिक्षा, या आप बोल सकते हैं राष्ट्र शिक्षा। दोनों ही सही है, दोनों ही शीर्षक क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, शिक्षा के द्वारा होता है। शिक्षा के द्वारा ही क्या होता है, व्यक्ति और राष्ट्र का क्या होता है, चरित्र निर्माण होता है। तो शिक्षा के द्वारा, बिल्कुल ही सिंपल है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया क्या है, राष्ट्र के विकास और नागरिकों के व्यक्तित्व निर्माण है, तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विनाश शब्द का विपरीत अर्थ गद्यांश में साटकर आपको लिखना है कि विनाश शब्द है उसका विपरीत अर्थ क्या होगा। तो विनाश, देखिए विनाश होगा, विनाश का विलोम शब्द होगा विकास। क्या होगा, विकास होगा। इसमें आयाबू है, देखिए विकास, और विकास का उल्टा होता है विनाश, ठीक है। ये ध्यान आपको रखना है। तो ऐसे आपको क्या करना है, पद्यांश हो गद्यांश हो सॉल्व करना है। एक पद्यांश दिया गया है, उसमें आपको उपयुक्त शीर्षक बताना होगा। मधु लेकर कौन आया है, ठीक है ना। कंत किस वेश में है, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो वीर वेश में किंतु कंत, ठीक है। तो वीर वेश में, किस वेश में है, वीर वेश में। तो काफ़ी सिंपल है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल आपको यहाँ पर पेपर दिया गया है, और 12 मार्च 2025 को जो पेपर होने वाला है काफ़ी सिंपल होगा। और हुबहू जो मैं आपको मॉडल पेपर लेकर आने वाला हूँ, और ये मॉडल पेपर, इसमें से हुबहू आपको प्रश्न 12 मार्च 2025 के पेपर में 100% मिलेंगे। हिंदी में अच्छे स्कोर के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो लिखावट है आपकी, जो हैंड राइटिंग है वो कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल ही शुद्ध होनी चाहिए। आंसर को आप एकदम सटीक तरीके से, स्पष्ट तरीके से लिखेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्पष्ट तरीके से आप आंसर को लिखेंगे। काशी संस्कृति की पाठशाला है, नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर आपको लिखना है। तो आपको सटीक आंसर लिखना है। 40 शब्दों की उत्तर सीमा दी गई है, और इसी शब्द में आपको क्या करना है, आंसर राइट करना है। बिल्कुल ही सटीक आंसर देना है। इधर गिधर की बातें, रामायण महाभारत लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो पूछा गया है सटीक आंसर देना है। संस्कृति असंस्कृति में कब बदल जाती हैं, संगतकार कविता का मूल भाव लिखना है। तो जो मूल भाव है वो आपको लिखना है। आत्मकथ्य कविता में कवि ने किन किन बिंबों को प्रयोग किया है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रश्न आप सभी के लिए क्या रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और सभी प्रश्न याद कर लीजिए, ताकि 12 मार्च 2025 के पेपर में ऐसे के ऐसे प्रश्न आपको हुबहू मिलने वाले हैं। फिर आपकी सेक्शन सी यानी खंड स में आपको यहाँ पर एक और आपको गद्यांश दिया जाएगा, जिसमें यहाँ पर जो कि आपके पाठ्यपुस्तक का एक गद्यांश होगा। आपकी जो पाठ्यपुस्तक है उसका एक गद्यांश होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेखक दुखी क्यों हो गया, हालदार साहब कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरे, सुभाष की मूर्ति की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं था, लेखक आज वहाँ रुकना क्यों नहीं चाहता था। इन सभी का आंसर आप आसानी से पैसेज को, इस गद्यांश को पढ़कर आसानी से लगा सकते हैं, दे सकते हैं। अथवा में पैसेज दिया गया है, पद्यांश भी आपको 2 मिलेंगे अथवा में और 1, ठीक है। इसी प्रकार से ये बड़े प्रश्न होंगे जो कि 3
नंबर के होंगे। ठीक है, बाल गोविंद भगत की किन विशेषताओं के कारण उन्हें ग्रस्त होते हुए भी भगत कहा गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेखिका पड़ोस कल्चर विहीन समाज को संकुचित, असहाय और असुरक्षित क्यों मानती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आत्मकथ्य कविता में कवि जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ और अभाव पक्ष की जो मार्मिक जो अभिव्यक्ति की है उसे अपने शब्दों में लिखना है। तो ऐसे आंसर को आपको स्पष्ट रूप से जब पढ़ोगे तभी आप आसानी से दे सकेंगे। खंड द यानी आपके जो निबंधात्मक प्रकार के जो प्रश्न है वो भी पूछे जाएंगे, और एक आपको निबंध लिखना होगा जिसमें टॉपिक इंपॉर्टेंट है आतंकवाद, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आता ही है। ठीक है, और अब की बार भी 100% आएगा। इसकी प्रस्तावना, आतंकवाद का अर्थ, आतंकवाद से उत्पन्न जो समस्या है, निपटने के जो उपाय, इनको अच्छे से आपको व्याख्या सहित अच्छे से आपको पढ़ लेना है। अनुशासन और पर्यावरण के बारे में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन इसके बारे में आ सकता है मेरी अविस्मरणीय यात्रा। ठीक है, या फिर डिजिटल शिक्षा के संदर्भ में पूछा जा सकता है। 2-3 मैं आपको बता रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। डिजिटल भारत, ठीक है, डिजिटल भारत, ऐसा आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये इन पर भी निबंध आपसे पूछे जा सकते हैं। एक प्रार्थना पत्र आएगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विज्ञापन भी आ सकता है। ठीक है, विज्ञापन भी आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये था 12 मार्च 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हिंदी का पेपर। आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।